You cannot please help with that. Try searching in the Apple Watch app on your phone. चले मरियम बच्चे, आपने फिर ये बाद में रिकॉर्डिंग देनी है। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। अख्तर मलिक है फ्रॉम पीएमएस 2020। आप सबको पता है कि अल्लाह का शुक्र था और है भी और रहेगा भी। 2 दफा पीएमएस टॉप का जीके जो है वो टॉप किया और 2.5 साल हो गए पढ़ाते हुए। मोर देन 800 सक्सेस स्टोरीज सो फार वी हैव अचीव्ड। और जो हमारा जीके का 34th बैच है, आप लोग भी हैरान होते होंगे कि बैचेस पे बैचेस आ रहे होते हैं। तो उसकी रीजन यही होती है कि जो बच्चे हैं न्यूली, उनको अकोमोडेट किया जाए किसी न किसी तरीके से। जो पीछे रह जाते हैं 3-3 4-4 महीने बाद अगर सेशन शुरू किया जाए तो पेपर्स ही इतने क्लोज होते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिल पाता। और जितना मैं डेप्थ में पढ़ा रहा होता हूँ, जितना मैं चीज़ों को डेप्थ में पढ़ा रहा होता हूँ, उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सिलेबस को टाइमली कवर करना, या सर्टेन जो पीरियड ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन उसके अंदर कवर करना। तो जब भी एक मैं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत भी है, और ये उन लोगों के लिए पर्टिकुलरली स्टार्ट किया गया था बैच दे वर हु वर बिजी इन अटेम्प्टिंग सीएसएस एग्जाम्स। और अब वो चूंकि फ्री हो गए हैं, लिहाजा अब उन्होंने पीएमएस में अपेयर होना है, तो लिहाजा ये उनके लिए बैच शुरू किया था मैंने। ये वाला जो मौजूदा बैच है, डेमो क्लास का जो मेन मकसद होता है वो यही होता है कि आपको जो हमारा एक पूरा सिलेबस है उसके मुतालिक आपको मैं ब्रीफ करूं, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर क्या कुछ कवर होएगा वो भी, और पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स भी थोड़ी बहुत। और जिन्होंने खुद से तैयारी करनी है मैं उनके लिए भी हेल्प आउट कर दूंगा कि वो कैसे कैसे तैयारी कर सकते हैं एग्जाम्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा डेमो क्लास है उसमें मैं 10 सब्जेक्ट्स के बारे में आपको ब्रीफ करूंगा। 10 सब्जेक्ट्स में हमारा पाकिस्तान अफेयर्स है, इंडो पाक हिस्ट्री है, उसके बाद आपका करंट अफेयर्स हो गया, उसके बाद आपकी एवरीडे साइंस हो गई, मैथ्स हो गई, इंग्लिश हो गई, उर्दू हो गई, कंप्यूटर साइंस हो गई, इस्लामिक स्टडीज हो गई, ठीक है जी, और कंप्यूटर हो गया, और वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई। तो ये टोटल को मिले मिला के 10 एक सब्जेक्ट्स बनते हैं जिनको हमने थॉरोली कवर करना होता है। अब लेट्स सपोज अगर हमने इंडो पाक हिस्ट्री से स्टार्ट करना है, हमने अपनी डेमो का आगाज, या अगर हम इंडो पाक हिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीजें कवर अप होंगी। उसके अंदर हमने सबसे पहले सिविलाइजेशन से हम जाके स्टार्ट करेंगे, और सुमेरियन सिविलाइजेशन से स्टार्ट करते हुए, मेरी वॉइस क्लियर है? सुमेरियन सिविलाइजेशन से स्टार्ट करते हुए मेसोपोटामियन, चाइनीज, रोमन एम्पायर, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसके बाद आपकी आपकी जो ये आपकी पूरी की पूरी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को थॉरो डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। और उसको हम कंपैरिजन भी करेंगे डिफरेंट सिविलाइजेशंस का, जो जो अभी तक लाइव हैं। उन सबको हम एक एक करके पढ़ते हुए जाएंगे ईयर बाय ईयर कि उन्होंने क्या क्या अचीव किया अपने दौर में। और जब हम इंडिया या इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो उस पे हम नॉर्मली तभी बात की जाती है कि जब एडवेंट ऑफ इस्लाम सब इन सब कॉन्टिनेंट, वहां से हम स्टार्ट लेते होते हैं। लेकिन हम बहुत पीछे से स्टार्ट करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम आया, ही वाज टॉर्चर्ड टू द डेथ, और सुलेमान बिन अब्दुल मालिक ने उसको बुला के कत्ल करवाया था। तो उसने आके यहाँ पे राजा तहर, जो कि राजा चच का बेटा था, उसको आके डिफीट किया था 712 में। फिर कराची से लेकर मुल्तान तक उसने हुक्मरानी कायम की, और आफ्टर 3 years ही गॉट बैक एंड ही वाज किल्ड। उसके बाद फिर 715 में मुख्तलिफ आगे लोग आते गए, और वो फिर उसका जो आपने देखा है जो उमैया डायनेस्टी है, जो कि 632 से स्टार्ट होकर 750 एडी तक जाती है, उन्हीं का दौर था जब यहाँ पे इस्लाम सब कॉन्टिनेंट के अंदर आया था, इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली। 750 में उमैया की डायनेस्टी खत्म हो गई, अब्बासी डायनेस्टी आ जाते हैं। जब अब्बासी आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको पता है कि पहले गजनवी आ जाते हैं, उसके बाद गजनवियों के बाद गौरी आ जाते हैं। गजनवी पूरी डायनेस्टी हम पढ़ेंगे, 986 से लेकर ऑलमोस्ट 1186 तक हम उनको पढ़ेंगे। इसी तरह 1186 से लेकर, बल्कि 977 से लेकर 1186 तक, और 1186 से लेकर 1206 तक जो गौरी है, शाहबुद्दीन गौरी नॉर्मली, उसको हम देखेंगे। बल्कि गौरियों ने पहले गजनियों को मारना शुरू कर दिया था 1154-53 से, सारी हिस्ट्री आपको बताऊंगा। उसके बाद गौरियों को फिर जब ये शाहबुद्दीन गौरी कत्ल हो जाता है, तो जब कत्ल हो गया था उसके बाद फिर यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी आई। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, ही वाज स्लेव ऑफ गौरी डायनेस्टी।
उसने आके इब्तदा रखी स्लेव डायनेस्टी की। 1210 में वो पोलो खेलते हुए मर गया। फिर उसके बाद जो है वो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश आया, फिर रिया सुल्ताना आई, फिर उसके भाई आते रहे, और ये मुइजुद्दीन कैकबाद तक सिलसिला चलेगा। ठीक है जी। तो ये जो सिलसिला है मुइजुद्दीन कैकबाद तक का, इसको पढ़ के उसके बाद फिर हम जाएंगे खिलजी डायनेस्टी की तरफ। और खिलजी भी काइंड ऑफ स्लेव की फौज के ही लोग थे, स्लेव डायनेस्टी की फौज के लोग थे जिन्होंने आके टेक ओवर किया खिलजियों ने। इसी तरह से खिलजियों के बाद तगलुक आते हैं, हम एक एक करके तगलुकों को पढ़ेंगे, एक एक करके खिलजियों को पढ़ेंगे, एक एक करके सैयद डायनेस्टी को पढ़ेंगे। सैयद डायनेस्टी में जो बुनियादी तौर पे जब हलाकू खान ने आके बगदाद पे हमला किया था 1258, उसने इतनी ज्यादा किताबें जलाई थी जिसकी इंतहा कोई नहीं है। और मुसलमानों की, और वो दौर था जब मुसलमान पीक पे थे, सुप्रीमेसी थी मुसलमानों की नॉलेज के ऊपर। यूरोप को तो तब पता ही कोई नहीं था। हमारे पास इब्ने रुश्द, फराबी, किंदी, पता नहीं किस किस तरह के लोग, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट थे हमारे पास। उन सब की किताबों को उन्होंने मंगोलों ने आके जला दिया था। when the Baghdad was invaded by Mongols, तो they established Sayyid dynasty in subcontinent इंडिया के अंदर। खिजर खान was the governor of Multan. He assumed the charge as a governor, और उसके बाद वो रहा। और उसके बाद फिर लोधियों ने आके इनको डिफीट किया 1151 में। 1151 से लेकर 1526 तक जो है वो इब्राहिम लोधी तक हम पढ़ेंगे लोधियों को। तो ये जो दिल्ली सल्तनत है, पहली 5 सल्तनतें को हम डिटेल से पढ़ लेंगे 1206 से लेकर 1526 तक। उसके बाद जो हिस्ट्री है वो मुगल्स आ जाते हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर। अब मुगल्स मुगल्स की हिस्ट्री बड़ी, ये बेसिकली मंगोलों से जाके मिलती है। और ये जो तैमूर लंग था उससे जाके मिलती है। बावजदाद तो बेसिकली वही बनते हैं, इनके सेंट्रल एशिया से आए थे। और ये उठ के आया था आपका जहीरुद्दीन बाबर जो है फरगाना से उठकर आया था, बिकॉज ही वाज द रूलर ऑफ फरगाना। और यहाँ पे आके इंडिया के अंदर उसने अपनी सल्तनत स्टैब्लिश की बाय डिफीटिंग दौलत खान लोधी एंड इब्राहिम खान लोधी। और उसके बाद फिर यहाँ पे होके उसने पूरे इंडिया का हुक्मरान बन गया 1527 में। 26 में पानीपत की वॉर लड़ी, 1530 में उसकी डेथ हो गई पूरी उसकी। बाबर को हम पढ़ेंगे, बाबर के वालिदैन का नाम, उसकी पूरी खानदान चरित्र सब, वो कैसे कैसे आया, उसने कब कब कौन कौन सा अटैक किया, सारे डिटेल्स ये लेक्चर में शेयर होगी। आज सिर्फ आपको सरसरी एक डेमो लेक्चर है, कोई नोट नहीं करना, सिर्फ सुनना है आप लोगों ने। आज मैं सिर्फ आपको इवेंट्स बताता हुआ जाऊंगा। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं आ जाता है 1530 से लेकर 39 तक, एंड ही वाज डिफीटेड बाय शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी 1545 तक रहा, 40 से 1540 टू 1545 तक रहा। और शेरशाह सूरी ने जो इकदाम किए वो बड़े कमाल के थे, जिसमें सिक्का इजाद करना, जमीनों की पैमाइश, रोडें बनाना, पर्टिकुलरली जीटी रोड बनाना, स्टैंडिंग आर्मी बनाना, रेवेन्यू के अंदर रिफॉर्म्स करना, तो बड़े काम करके चला गया था। उसके बाद उसका बेटा फिर सिकंदर और आदिल सूरी आए, और उसके बाद 1155 में वो हुमायूं वापस जब आया तो हुमायूं ने उनको आके डिफीट किया। फिर हुमायूं के पास उसका जो बेटा है अकबर, उसकी चूंकि पैदाइश यहाँ पे हुई थी इंडिया में, लेकिन हुमायूं उससे पहले भाग गया था। और जब हुमायूं वापस आया तो अकबर वॉज मेयरली 13 ओल्ड। और उसके बाद 1156 में हुमायूं की डेथ हो गई सीढ़ियों से गिर के। उसके बाद फिर पानीपत की दूसरी वॉर हुई, जिसमें बैरम खान और आपका जो है वो क्या कहते हैं उसको, जो सूरी थे उनके हिमो बेकाल उनके दरमियान ये वॉर हुई, पानीपत वॉर टू। वो भी डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, कैसे कैसे हुई, स्ट्रेंथ क्या थी, सारा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। बहरहाल कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 1556 में दोबारा मुगल आ जाते हैं। और फिर उसके बाद हुमायूं के बाद अकबर का दौर शुरू होता है, और अकबर का दौर 1556 से लेकर 1605 तक जाता है। अकबर ने बहुत ज्यादा इन्वेजन्स की, उसने अपना दीन एक नया इजाद किया, जो कि इस्लाम के अपोनेंट और टोटली अगेंस्ट एक दीन था। इसी तरह इस्लाम के जो अगेंस्ट ने दीन बनाया उसके खिलाफ यहाँ पे रिवोल्ट भी हुआ। शेख अहमद सरिंदी ने पर्टिकुलरली रिवोल्ट किया, उसके अगेंस्ट जिहाद किया बकायदा तौर पे पूरे का पूरा। और अकबर के नौरतन बड़े मशहूर हैं, उसके अलावा अकबर की इन्वेजन्स बहुत ज्यादा मशहूर हैं। अकबर की पूरी लाइफ को हम पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर अकबर के बाद उसका बेटा आ जाता है जहांगीर, 1605 से लेकर 1628 तक। जहांगीर का दौर को हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हुमायूं का दौर है 1658 तक, जिसने ये आपका ताजमहल बनाया। उसके बाद फिर इनकी बेटे आपस में लड़ पड़ते हैं। और शहनशाह शाहजहां के उसके बाद जब बेटों के दरमियान लड़ाई हो जाती है, तो फिर उसके बाद जो चूंकि
हम औरंगजेब आलमगीर है वो डोमिनेट कर जाता है। औरंगजेब आलमगीर फिर जाता है 1707 तक, अब लंबी चौड़ी इनिंग्स खेलता है, बहुत लंबी उसकी। उसने अकबर की जितनी भी रिफॉर्म्स की हुई थी, सारी की सारी अकबर की रिफॉर्म्स आके उसने सारी की सारी वापस की आके उसने। तो यानी कि जो दीन अकबरी था उसको मुकम्मल तौर पे उसने खत्म किया, पूरे का पूरा दीन अकबरी को उसने उड़ा दिया। और जितने भी जो मंदिर बने हुए थे उन सबको उन्होंने उड़ा दिया, मंदिरों तक को उड़ा दिया। तो ये हिंदुओं के जितने भी बने हुए थे जो कि अकबर के दौर में बनाए गए थे दीन अकबरी के लिए, उसने बड़ी तगड़ी रिफॉर्म्स की थी। जो आपका उस दौरान इंडिया की जो जीडीपी थी औरंगजेब आलमगीर के दौर में, वो 24% पूरी ग्लोबल जीडीपी का बराबर थी इंडिया की जो इकोनॉमी थी। आप ये देख लें, इंडिया एक सोने की चिड़िया समझा जाता था। फिर उसके बाद फिर डिफरेंट उसके बाद मुगलों का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ 1707 के बाद। फिर आते गए मुगल्स, तो 21 मुगल्स हैं जिनको हमने पढ़ना है, और आखिरी बहादुर शाह जफर है, 1858 तक आता है। 1838 से लेकर 1857 तक जाता है वो। तो उसके बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक साल रूल करके फिर खत्म हो जाती है, और फिर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट यहाँ पे रूल आ जाता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का। इस दौरान एंग्लो फ्रेंच वॉर हो जाती है, पानीपत की थर्ड वॉर 1761 वाली बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा शाह वलीउल्लाह को हम देखेंगे। शाह वलीउल्लाह एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थे जिन्होंने इतनी ज्यादा रिफॉर्म्स की, रिलीजियस पर्टिकुलरली शेख अहमद सरहिंदी के बाद। और शाह वलीउल्लाह के बाद एक और है शेख अहमद, उसके बाद हैं सैयद अहमद शहीद, जिन्होंने जिहाद किया था बालाकोट में सिखों के अगेंस्ट, महाराजा रंजीत सिंह के अगेंस्ट। तो बंगाल की रियासत बन बन गई। फिर उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी हुई 1757 में। 1739 में नादिर शाह का भी अटैक, वो बड़ा मशहूर है, उसको भी हम पढ़ेंगे, बैटल ऑफ सिकंदराबाद जिसको बोलते होते हैं। फिर रॉबर्ट क्लाइव आ गया। फिर बैटल ऑफ बक्सर होती है 1764 में ऑनवर्ड्स। ये चलते रहते हैं। इस तरह जो विलियम फोर्ट की बंगाल एक प्रेसिडेंसी बन जाती है। उसके बाद ये डिफरेंट एक्ट्स देते हैं ये आपके ब्रिटिशर्स, ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो हैं। इसमें पिट्स इंडिया एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट है, सिविल सर्विसेज को लेकर आते हैं इंडिया के अंदर। उसके बाद मैसूर एक रियासत बनती है, मराठा रियासत बनती है। फिर सब्सिडरी जो सिस्टम है वो इस्टेब्लिश होता है यहाँ पे इंडिया के अंदर। उसके अलावा जो अमृतसर की ट्रीटी है 1809 में, वो यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाती है। तो ये सारे चलते रहते हैं। फिर बर्मा की वॉर्स हैं, प्राइजी मूवमेंट आ जाती है। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल्स आ जाते हैं इंडिया के 1858 में, जो कि बैटल ऑफ जो वॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी 1857 में, वो खत्म होके ईस्ट इंडिया कंपनी को 1858 में डिसॉल्व कर दिया जाता है। और फिर वहां से लॉर्ड कैनिंग का दौर शुरू होता है। लॉर्ड कैनिंग से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक हमने तमाम को पढ़ना है। उसके बाद चार्टर ऑफ जो जो आपका आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी गवर्नर्स हैं वो। और उसके बाद चार्टर ऑफ इंडिया एक्ट हो गया। उसके बाद सिंध एक रियासत बनी है 1843 के अंदर। पंजाब आपकी बनी है 1849 में जाके। पंजाब के ऊपर जो पहले रूल करते रहे वो आपके महाराजा रंजीत सिंह थे। महाराजा रंजीत सिंह ही वॉज फ्रॉम गुजरांवाला, उधर ही पैदा हुआ, उधर ही पला बड़ा, और उधर ही उसने ज्वाइन किया महाराजा रंजीत सिंह ने। और उसके बाद फिर उसने यहाँ के जो लोकल लोग थे उनके साथ उसने बड़ी जबरदस्त फाइट की महाराजा रंजीत सिंह ने। और महाराजा रंजीत सिंह ने पंजाब के ऊपर मुकम्मल तौर पर रूल किया, लाहौर से लेकर ऑनवर्ड पेशावर तक, और फिर यहाँ तक उच्च तक उसका रूल था। मुल्तान वगैरह इन सब जगहों के ऊपर उसका रूल था महाराजा रंजीत सिंह का। तो ये एक महाराजा रंजीत सिंह का पंजाब के ऊपर उसने बड़ा रूल किया। 1839 तक वो रूलर रहा यहाँ पे पंजाब का, उसको भी देखेंगे। और फिर उसके बाद उसके जो बच्चे थे उनकी आपस में लड़ाइयाँ हुई, उनकी बीवियों की भी आपस में लड़ाइयाँ हुई। तो उन्होंने खुद इनवाइट किया ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिशर्स आए 1846 में, वॉर लड़ी और ब्रिटिशर्स जीत गया। और उसके बाद फिर इनसे उन्होंने लगान ली। लगान जब उन्होंने देना बंद कर दी 1849 में, तो तब जाके उन्होंने मुकम्मल तौर पे आके यहाँ पे टेक ओवर कर लिया। तो उसको पढ़ेंगे। फिर सिखों के साथ इनकी वॉर्स होती हैं, एंग्लो सिख वॉर्स। इसी तरह से अमृतसर की ट्रीटी है। उसके अलावा तरीके मुजाहिदीन बड़ी मशहूर है यहाँ पे, तरीके मुजाहिदीन। उसके बाद ओध एक रियासत बनती है। और एंग्लो अफगान वॉर्स लड़ी जाती हैं, अफगानिस्तान के साथ ब्रिटिशर्स की वॉर लड़ती लड़ी जाती हैं। तो ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गई आपकी, गवर्नर जनरल हो गए। फिर जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1361 का। उसके बाद उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी आ जाती है, जिसमें सर सैयद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी को दोबारा से रिवाइव किया था। जो थे वो शेख अहमद सर हिंदी के बाद।
इसी तरह रॉयल टाइटल एक्ट हो गया आपका 1876 वाला। उसके बाद आगे चले जाएं तो दिल्ली दरबार लगता है, फिर यहाँ पे 3 दफा टोटल दरबार लगा है दिल्ली। और उसके बाद वर्निकुलर वर्नेकुलर प्रेस एक्ट था आपका, लिबर्ट बिल हो गया आपकी, आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई 1885 वाली। उसके बाद सर सीएम खान को हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद जो इंडिया की हिंदुओं की जो मजहबी तरीके थी खास तौर पे हम उनको देखेंगे कि कौन कौन सी थी, किस किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे आके। उसके बाद फिर 1901 में एनडब्ल्यूएफ एक सूबा बना। इसी तरह से आपका 1905 के अंदर बंगाल की डिस्ट्रीब्यूशन जब की गई, बंगाल को जब डिवाइड किया गया अक्टूबर में, तो ईस्ट और वेस्ट बंगाल के डिवीजन हुई। वेस्ट बंगाल वॉज प्रीडोमिनेंटली हिंदू majority area, while the East Bengal was predominantly Muslim majority area, जिसमें 31 मिलियन में से 18 मिलियन मुसलमान थे ईस्ट में, और वेस्ट में 54 मिलियन में से 42 मिलियन मुसलमान थे, 42 मिलियन हिंदूज थे, और बाकी जो थे वो नॉन हिंदूज थे, और बाकी 1 मिलियन सिख थे। तो इनको भी हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ के एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के ऊपर बंगाल की डिवीजन की गई उस तरह से। उसके बाद जो मुसलमानों का रिएक्शन आया और हिंदुओं का रिएक्शन आया वो बड़ा खतरनाक था, हिंदुओं का रिएक्शन। उसके बाद फिर शिमला डेपुटेशन गया, उसकी डिटेल हिस्ट्री पूरी मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपकी मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन आ जाती है। इंडिया यूके के अंदर जो गवर्नमेंट का रिजीम है वो चेंज होता है, तो यहाँ पे इंडिया के अंदर अल्टीमेटली फिर उसके जो असरात हैं वो हमें दिखने को मिलते हैं। जब मुस्लिम लीग बन जाती है तो मुस्लिम लीग मुसलमानों की एक जमात थी जो कि मुसलमानों की राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए 1940 तक लड़ती रही, जिसमें जिन्ना साहब की पूरी हिस्ट्री को देखेंगे। जिन्ना साहब ने 1906 में तो मुस्लिम लीग कांग्रेस को ज्वाइन किया था, मुस्लिम लीग को उन्होंने 1913 में जाके ज्वाइन किया। फिर हम मिंटो मॉलर रिफॉर्म्स को पढ़ेंगे जिसमें मुसलमानों का राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सेप्ट किया गया, सीटें शीटें बढ़ाई गई इंडियंस को खुश, हिंदुओं को खुश करने के लिए। और भी बड़ा कुछ हुआ वो डिटेल में पढ़ेंगे। वर्ल्ड वार 1 को डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका जो लखनऊ पैक्ट है उसको डिटेल में देखेंगे। उसमें जिनाब साहब को टाइटल दिया गया था, किसने दिया, किस कैसे कैसे हुआ, लखनऊ पैक्ट में था क्या, गांधी कैसे आया उधर से आपका 1915 के अंदर साउथ अफ्रीका से, उसको हम देखेंगे। बहुत सारी और बातें हैं। इसी तरह से 1817 के अंदर ये जो आपका बेल्फोर डिक्लेरेशन हुआ, 1818 के अंदर 1918 के अंदर 1917 में बेल्फोर डिक्लेरेशन, 1918 में वर्ल्ड वार 1 खत्म हुई। उसके बाद 1919 में 5-6 मेजर इवेंट्स आ जाते हैं जिनमें तरीके खिलाफत हो गई, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके दोनों तीनों फेजेस पढ़ेंगे तरीके खिलाफत के। उसके बाद फिर हम जाएंगे कि उसको हम कनेक्ट करेंगे कि मुस्लिम लीग ने उसको क्यों मुखालफत की थी और गांधी ने उसको क्यों सपोर्ट किया तरीके खिलाफत को। उसके बाद हम जो ये रॉबर्ट एक्ट था और जलियांवाला बाग मैसेकर था उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। इसी तरह से हमने ये जो है क्या कहते हैं क्या कहते हैं 1919 में जो आपकी ट्रीटी ऑफ वर्सलीज थी उसको देखेंगे। और 1919 के अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल से जिना साहब ने रिजाइन किया हम उसको देखेंगे। इसी तरह से 1919 में मॉन्टीगो चेमसफोर्ड रिफॉर्म्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें डायरेक्टरी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया करवाया गया था प्रोविंसेस के अंदर जाके, तो उसको हम देखेंगे कि वो क्या था। और फिर 1935 के अंदर उसको किस तरह से रिवर्स किया गया और फिर उसको डायरेक्टरी सिस्टम को वफाक में इंट्रोड्यूस करवाया गया, वो था क्या, उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। 1920 के अंदर लीग ऑफ नेशंस इस्टेब्लिश की जाती है और अमेरिका उसका हिस्सा नहीं बनता। उसमें जो गांधी है वो सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट स्टार्ट करवा देता है। और तरीके खिलाफत को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरह कानपुर मास्टर ट्रेजरी 1913 वाली वो कान और चोरा चोरी इंसिडेंट 1922 उनको डिटेल में हम पढ़ेंगे। इसी तरह आपका साइमन कमीशन है 1927, आपका दिल्ली प्रपोजल जो जिन्ना साहब ने खुद दिए थे जिसमें उन्होंने राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट का मुतालबा सरेंडर कर दिया था, और जहाँ पे मुस्लिम लीग बटी थी 2 हिस्सों में। ठीक है, शफी ग्रुप और पंजाब ग्रुप और कलकत्ता ग्रुप में डिवाइड हुई थी। उसके बाद हमने मुस्लिम लीग को ये पढ़ने के बाद नेहरू रिपोर्ट को पढ़ेंगे। नेहरू रिपोर्ट के बाद जो 1929 में इसमें जिन्ना साहब ने जो 14 पॉइंट्स दिए थे वो देखेंगे। और 1930 के अंदर कुतुबालाबाद और 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 32 सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और 33 थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद जो अब गांधी अर्बन पैक्ट है, कम्युनल अवार्ड्स हो गए, उनको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद पाकिस्तान का नाम सामने आता है उसको देखेंगे। उसके बाद हम 1934 में जब जिन्ना साहब को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया था मुस्लिम लीग का, हम उसको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो व्हाइट पेपर जारी हुआ और उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था
जो कि बुनियाद रखी गई इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की 1935 के इंडिया एक्ट में, उसको भी हम देखेंगे। उसमें क्या क्या, वहीं पे सिंध को अलग किया गया बॉम्बे से। इसी तरह से फिर इलेक्शंस हुए, 11 सूबों में इलेक्शंस हुए, यूपी, सीपी, बिहार, मद्रास, बॉम्बे, उड़ीसा, असम, बंगाल, एनडब्ल्यूएफपी, पंजाब, सिंध, ठीक है जी, असम, और यूपी, सीपी, बिहार, उड़ीसा, बॉम्बे, इन इन इनके अंदर 11 के करीब सूबे बनते हैं। 8 में तो कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया था। क्लीन स्वीप का मतलब एक क्लियर मेजोरिटी के साथ हुकूमत बनाई। एक में मुसलमानों की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग की नहीं थी लेकिन, और 2 में कोलिशन गवर्नमेंट कांग्रेस ने बनाई थी। और आपको पता है कि एनडब्ल्यूएफपी से भी और पंजाब से भी हम बहुत बुरी तरह से हारे थे, मुस्लिम लीग जो है। तो इसी तरह से आपका 1938 में 3 रिपोर्ट्स आती हैं। शरीफ कमीशन रिपोर्ट है, पीपल रिपोर्ट है, और AK फजल हक रिपोर्ट है, जिसमें कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने जितनी ज्यादतियां की थी, इनजस्टिस, उनको बताया गया है। लाइक वाइज आपका जो 1939 है, उसमें वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाती है। वर्ल्ड वॉर 2 का स्टार्ट होना, और कांग्रेस ने जब रिजाइन दिए कि हमसे पूछ के क्यों नहीं वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश ब्रिटिशर्स गए, इस बेसिस पे उन्होंने दे रिजाइंड। लॉर्ड लिनलिथ गो, ही वाज द गवर्नर जनरल। और होता यह था कि एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट होता था, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर होता, कैबिनेट का मेंबर, पार्लियामेंट का मेंबर, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया। उसके नीचे होता था गवर्नर जनरल, यहाँ पे जो ऑपरेट करता था। फिर गवर्नर जनरल की अपनी काउंसिल होती थी, उसको एग्जेक्टिव काउंसिल बोलते थे। फिर उस काउंसिल के वो इंडिपेंडेंट काम करती थी, इसी तरह से, यानी कि वाइस राय के साथ। इसी तरह से हर सूबे के ऊपर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था। आज तो चीफ मिनिस्टर है, उस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था। तो ये सारा कुछ हम देखेंगे। उसके बाद लॉर्ड लिंडगो ने जब उन्होंने रिजाइन दिए, तो उसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई। और उसकी क्या रीजन थी, उसको पढ़ाऊंगा मैं। फासिज्म क्या होता है ये भी बताऊंगा। मिलिट्रिज्म क्या होता है, डिक्टेटरशिप क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, सोशलिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म क्या होता है, सारा पढ़ाऊंगा आपको मैं, ठीक है। इसी तरह से आपकी जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पे लाहौर रेजोल्यूशन मुस्लिम लीग सामने ले आती है 23 मार्च को 1940 को, जिसमें पहली दफा मुस्लिम लीग ने जिसमें राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं की उन्होंने। यहाँ पे आके एक सेपरेट कंट्री की और सेपरेट होमलैंड की बात की मुस्लिम लीग। तो इसको भी हम देखेंगे कि ये क्या थी, बहुत डिटेल के अंदर इसको हम डिस्कस करेंगे। लाइक वाइज 1942 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट है, क्रिप्स मिशन आ जाता है। 1944 के अंदर जो सीआर फार्मूला, और उससे पहले गांधीजी टॉक्स और सीआर फार्मूला, उसको भी देखेंगे। फिर पेवल प्लान है, शिमला कॉन्फ्रेंस है 1945 वाली। इसी तरह से आपकी 46 के इलेक्शन हो गए, उनको डिटेल में देखेंगे कि मुस्लिम लीग ने किस तरह से बड़ी क्लियर मेजोरिटी के साथ मुस्लिम लीग ने अपनी हुकूमत बनाई, बल्कि सीटें जीती। उसके बाद फिर इलेक्शंस के बाद अबूरी हुकूमत, इंटरिम गवर्नमेंट बन जाती है, मुस्लिम लीग को 5 सीटें मिली थी। और कैबिनेट मिशन प्लान, उसको भी देख लेंगे, ठीक है जी। और उसके साथ साथ 3rd जून प्लान आ गया, उसको भी देख लेंगे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, उसको भी देख लेंगे। तो ये टिल 1947 क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, फिर उसके इश्यूज क्या थे, बाउंड्री कमीशन क्या था, सारा कुछ ये है प्री पार्टीशन पाकिस्तान अफेयर्स की। इसी तरह से पोस्ट पार्टीशन में कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, जिसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आ जाती है, जिसमें आपकी बेसिक प्रिंसिपल कमेटीज हैं 4। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है, 62 का है, और 73 का है। तीनों कॉन्स्टिट्यूशन आपके हो गए। इसी तरह से आपके 73 कॉन्स्टिट्यूशन की तमाम अमेंडमेंट्स और आर्टिकल्स कोई 100 के करीब हम देख लेंगे। इसी तरह से आपका जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, जिसमें लियाकत अली खान, ख्वाजा नाज़मुद्दीन, मोहम्मद अली बोगरा चौधरी, मोहम्मद अली, हुसैन शहीद सोहरावर्दी, उसके बाद आपका ये आई चंद्रीगर, इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर और मलिक फरोज खानू, 7 प्राइम मिनिस्टर आते हैं और जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता हमारा, उसके पीछे बहुत सारी रीजन थी। इसी तरह से हमने एक एक साल की हिस्ट्री पढ़नी है, 1947 से स्टार्ट करके 47 में क्या हुआ, 48 में क्या हुआ, 9 में, 50 में क्या हुआ, 51 में क्या हुआ, 52 में क्या हुआ, 53 में क्या हुआ, 54 55 करते 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 2023 तक आएंगे। अयूब खान पूरा पढ़ेंगे, चारों गवर्नर जनरल, जिन्ना साहब को पढ़ेंगे, ख्वाजा नाज़मुद्दीन, मलिक गुलाम मोहम्मद और सिकंदर मिर्जा, चारों के चारों गवर्नर जनरल हो गए। उसके बाद 58 में 27 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को मार्शल लॉ लगाता है सिकंदर मिर्जा, 27 को लगाता है अयूब खान को पढ़ेंगे टिल 1969। उसमें जितनी भी उसने काम किए, जिसमें खास तौर पर अमेरिका का उसका विजिट है, इंडस वाटर ट्रीटी है, U2 इंसिडेंट है, ठीक है जी। और उसके बाद ऑपरेशन जिब्राल्टर हो गया, चाइना के साथ बॉर्डर पैक्ट हो गया,
उसके बाद 65 की वॉर, 66 का ताशकंद अकॉर्ड, अगातला कॉन्स्पिरेसी, बड़े सारे इवेंट्स, उसकी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, उसकी उसकी इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। ठीक है जी, एक एक करके डिटेल में पढ़ते जाएंगे। फिर उसके बाद याया खान, याया अयाश तरीन आदमी था, वो उसकी हिस्ट्री बताऊंगा आपको मैं। और उसके बाद अयूब, उसके बाद जुल्फी भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो, उसने अलग हुआ ताशकंद अकॉर्ड के बाद अयूब खान से। और 67 में उसने एक साल बाद पीपल्स पार्टी बनाई, फिर इलेक्शन लड़ा, इधर से ये जीता, उधर से शेख मुजीब जीता। इनके आपस में डिफरेंसेस हुए और डिफरेंसेस होने की वजह से फिर पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली अलग हो गया 16 दिसंबर को। 3 दिसंबर से वॉर शुरू हो गई, इंडिया का रोल था मुक्ति बानी, सारा हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। खैर भुट्टो का रोल, भुट्टो का पूरा दौर हम पढ़ेंगे, जिया का दौर पढ़ेंगे। जिया का दौर पाकिस्तान की हिस्ट्री का वंस अगेन से ब्लीक ब्लीक एरा। भुट्टो की पॉलिसी सारी देखेंगे, नेशनलाइजेशन की, ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म्स थी, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थी, नेशनलाइजेशन की पॉलिसी, बहुत कुछ है। ठीक है जी। और सोशलिज्म की तरफ उसका कम्प्लीटली टिल्टेड टुवर्ड्स सोशलिज्म। इसी तरह से हमने जिया के बाद बेनजीर भुट्टो 2 दिसंबर 1988 को हो जाती है, और 1990 में उसको ख़त्म कर दिया जाता है, उसकी गवर्नमेंट को, क्योंकि उधर उनके साथ ताल्लुकात उनके ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि ये जिया की डेथ के बाद जो है वो अफगान सोवियत अफगान वॉर ख़त्म हो गई थी। 1988 में जिनेवा अकॉर्ड हुआ, और 1991 रशिया मुकम्मल तौर पे निकल के यूएसएसआर मुकम्मल तौर पे रशिया में कन्वर्ट होकर चला गया। तो बेनजीर भुट्टो आईएसआई की पावर को कटेल करना चाहती थी अफगान सोवियत वॉर के अंदर, इसलिए और भी दो तीन बातें थी ऐसी। फिर उसको हटाया गया, फिर इलेक्शन हुए, नवाज शरीफ आए। नवाज शरीफ 1990 से लेकर 1993 तक रहा, 1993 से लेकर 6 तक बेनजीर भुट्टो रही। फिर उसको गवर्नमेंट को, जब इसके भाई को कत्ल किया गया तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट को खत्म कर दिया गया बेनजीर भुट्टो को। फिर नवाज शरीफ आया 1996 से लेकर 1999 12 अक्टूबर तक। फिर 12 अक्टूबर को भाईजान आ गए, और भाईजान ने कहा अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, तेरे आप जो है हाईजैकिंग का केस बना के सीधा अंदर किया, नवाज शरीफ साहब को भेज दिया जेल, और जेल के बाद जनाब जदा, सीधा सीधा जदा। ठीक है जी, वो सारे हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। उसके बाद भाईजान ने आके नैब शैब बनाई, नैब में उसने कहा जी अब तो मुकम्मल तौर पे धेड़ देंगे, 1985 से हम शुरू करेंगे जिसने करप्शन की है। तो खैर वो भाईजान ने फिर 2008 तक बड़ी मुश्किल से वो भाईजान गए, और तब जो है वो 9/11 भी हुआ, बड़ा कुछ हुआ, भुट्टे के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, इलेक्शन हुए 2002 के, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आया, एचईसी बनी, बहुत कुछ हुआ, ये टीटीपी बनी, और बड़ा कुछ हुआ है। पाकिस्तान के अंदर वॉर एंड टेरर बहुत ज्यादा चली, ऑपरेशन हुए बहुत ज्यादा, इनलाइटेड मॉडर्निज्म के नाम पे बड़ा कुछ हुआ। लाइक वही प्राइवेट मीडिया चैनल्स को भी आजादी दी गई मुशर्रफ के दौरान। उसके बाद मुशर्रफ के दौर के बाद जरदारी का दौर आता है। आसिफ जरदारी का, क्योंकि उस वक्त 58 भी इंटेक्ट कर दी थी इसने, जिया ने उसको लगाया था 58 को। और बाद में उसी ने, गुलाम शाह खान ने, दो गवर्नमेंट डिसॉल्व की थी, एक नवाज शरीफ की, एक बेनजीर भुट्टो की, 58 की पावर को यूज करते हुए। तो नवाज शरीफ का जो सेकंड रिजीम था उसके अंदर आकर उसने चेंज कर दी थी पावर्स 58 वाली, और असेंबली को डिसॉल्व करने की, गवर्नर अपॉइंट करने की, और तमाम मिलिट्री के हेड्स अपॉइंट करने की जो पावर थी वो प्रेसिडेंट से लेके प्राइम मिनिस्टर के पास दे दी गई थी नवाज शरीफ के सेकंड टेन्योर में। ये जो आपकी आपकी थी 17th अमेंडमेंट उसके अंदर। तो उसके बाद फिर अगेन ये हुआ कि बल्कि 13th अमेंडमेंट, इसी तरह से जो 17th अमेंडमेंट थी वो आके मुशर्रफ ने की, जिसमें उसने वापस पावर अपने पास ले ली असेंबली को डिसॉल्व करने की। और फिर प्राइम मिनिस्टर पे प्राइम मिनिस्टर आते गए, शुजा मीर जफर खान जमाली, शुजात, और वो अमेरिका वाला जो था शौकत अजीज, और ये सारे हिस्ट्री का चलती रही पाकिस्तान की। 2023 तक हम पढ़ेंगे, 24 तक हम पढ़ेंगे। जरदारी के बाद आया आपका नवाज शरीफ, नवाज शरीफ के बाद अब्बासी, हकान अब्बासी के बाद जो है वो इमरान खान, और इमरान खान के बाद शहबाज शरीफ, और काकड़, और अभी दोबारा ऐसा। आगे चलते हैं। ये होगी पाकिस्तान अफेयर। इसमें इकोनॉमी है, इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमी क्या होती है, उसमें इकोनॉमी के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। उसी तरह से जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद आपकी जीएनपी क्या होती है, हैं, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। इसी तरह से आपका सर्कुलर डेट क्या होता है, सर्कुलर डेट कैसे जनरेट होता है। इसी तरह से पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज क्या हैं, टैक्स नेट कितना है, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिजिकल पॉलिसी क्या है।
ये तमाम चीजें हमने डिटेल में पढ़नी है इकोनॉमी के अंदर। और भी बड़ा कुछ है इकोनॉमी में बहुत। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है, सीपीआई क्या होती है, ठीक है जी। और बड़ा कुछ है पर इकोनॉमी के अंदर वो डिटेल में लेक्चर भी मेरा पढ़ा होगा वहां से। जरा कश्मीर इशू है, नोबेल प्राइज हो गए, आपकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स है, उसके अंदर पर्सनालिटीज आ जाती हैं, उसके अंदर बुक्स आ जाती हैं, उसके बाद उसमें इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं करंट अफेयर्स में। और करंट अफेयर्स में इवेंट्स आ जाते हैं, अकॉर्ड्स एग्रीमेंट्स आ जाते हैं, समिट्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है जी। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके पाकिस्तान अफेयर्स में। तो इनको हम पढ़ते पढ़ते जाएंगे और करंट अफेयर्स इस तरह हमारा हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका क्या कहते हैं, इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक स्टडीज में हमने 4 मेन चीज़ों को पढ़ना है। उसमें इन्वायरमेंटल साइंस है, केमिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस। अच्छा, अब आते हैं हम सबसे पहले बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर। बायोलॉजिकल साइंसेस में हम सेल से स्टार्ट करेंगे, नॉटमी के ऊपर जाएंगे। नॉटमी के बाद हम जो आपकी सिस्टम्स हैं, पूरी बॉडी को हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जो सिस्टम्स हैं हमारे, खासतौर पे नर्वस सिस्टम हो गया आपका, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है जी, आपका पूरे का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है जी। उसके बाद आपका ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया। ये जितने भी हैं इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम भी। और उसके बाद आपकी जो 5 सेंसेस हैं उनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। माइंड, तो आपका ब्रेन से लेकर आईज, एयर, टंग, आपका फूड का पूरा निज़ाम, ठीक है जी। और उसके बाद वाइटामिन हो गए आपके, तकरीबन कोई बनते हैं AED के, और B1 B2 B3 B5 B7 B6 B9 B12, ये सारे वाइटामिन को हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। इसी तरह से फिर हम जाएंगे डिजीजेस के ऊपर और इक्विपमेंट्स के ऊपर। तो यहाँ पे आपकी बायोलॉजिकल साइंस कंप्लीट होगी। फिर हम इन्वायरमेंटल के ऊपर जाएंगे। इन्वायरमेंटल में हम रियो समिट, अर्थ समिट से स्टार्ट करते हुए पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, लेयर्स जितने भी हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एग्जोस्फेयर, ठीक है, ये सारी की सारी हम पढ़ेंगे। उसके बाद उनका टेम्परेचर कितना कितना है, क्रस्ट, मेंटल कोर, तीनों चीजें हो गई हमारी अर्थ की। उसके बाद वाटर साइकिल हो गया। उसके बाद और भी चीजें हैं उसके अंदर, और भी थोड़ा बहुत उनको पढ़ के उसके बाद हम केमिकल साइंस पे जाएंगे। इनमें बॉन्ड शॉन्ड हैं, और केमिस्ट्री आ जाती है, फिजिक्स, इसी तरह फिजिकल साइंस में पूरा सोलर सिस्टम आ जाता है हमारा। और एक एक चीज, एक एक सवाल। उसके बाद आपकी उसके अंदर जो है फिजिक्स की बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो फिजिक्स की वो बहुत सारी चीजें उसके अंदर शामिल हैं जो आपकी फिजिकल साइंस है। इसी तरह से मैथ्स, मैथ्स के अंदर एज प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम, रेशियो, प्रोपोर्शन, पोलिनोमियल इक्वेशंस, बाइनोमियल इक्वेशंस। इसी तरह से आपकी पोलिनोमियल, बाइनोमियल, आपकी जो है ना क्या कहते हैं, रैंडम प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी, डायरेक्शन हो गई आपकी, आपके स्पीड डिस्टेंस वेलोसिटी के क्वेश्चंस हो गए, आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गई, आपके एज प्रॉब्लम हो गए, आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हो गए। ये आपकी होगी मैथ्स, जिसको हमने मुकम्मल तौर पे करना ही करना है। और भी शायद कुछ होंगे इसमें, डायरेक्शन के क्वेश्चंस भी होंगे, और भी चीजें होंगी, लाइक वाइज इंटरेस्ट के क्वेश्चंस होंगे। हम्म और बस उसके बाद क्या रह गया, ज्योग्राफी रह गई। ज्योग्राफी में भाई हमने कुछ नहीं छोड़ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योग्राफी आपको आएगी तो आपको पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल डिस्प्यूट समझने में आसानी होगी, वरना आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। अब ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें आती हैं? पहली बात तो यह है कि आपको बेसिक्स ज्योग्राफी आनी चाहिए, यानी कि हम शुरू करेंगे इक्वेटर से और प्राइम मेरिडियन लाइन से, अर्थ से स्टार्ट करेंगे। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, टाइम का डिफरेंस, GMT, यहाँ से हम स्टार्ट लेके फिर हम जाएंगे आइलैंड से, बिल्कुल आइलैंड से स्टार्ट करते हुए आइलैंड। उसके बाद क्रीक, गल्फ, बे, बाइट। उसके बाद आपकी जो है ये एस्थमस को हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम पेनिनसुला के ऊपर जाएंगे, दुनिया के जितने भी पेनिनसुला, मेजॉरिटी सबको कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम इस्थमस, और वहां से होते हुए फिर हम जाएंगे अपना क्या कहते हैं, लेक्स की तरफ। लेक्स पूरी दुनिया की देखेंगे। लेक्स के बाद फिर हम माउंटेन्स की तरफ जाएंगे। माउंटेन्स के बाद फिर हम जाएंगे पूरी दुनिया की माउंटेन्स को कवर करेंगे। माउंटेन्स के बाद फिर हम जाएंगे ग्लेशियर्स की तरफ। ग्लेशियर से फिर हम पासेस की तरफ जाएंगे, और पासेस से फिर हम जाएंगे अपना डेजर्ट्स की तरफ, पूरी दुनिया के डेजर्ट्स, फिर पूरी दुनिया के रिवर्स, फिर ओशंस, ठीक है जी, ओशंस। और ओशन से पढ़ के फिर हमने जाना है सीज के ऊपर।
ठीक है ना, पूरी दुनिया के सीज। इसमें फिर कैनाल्स आ जाती हैं पूरी दुनिया की। उसके बाद पाकिस्तान में बात करें तो दोआब हो जाते हैं। ये है जो बेसिक्स है ज्योग्राफी की। अभी अभी ज्योग्राफी सिर्फ स्टार्ट हुई है। अभी जो मेन चीज करने वाली है ज्योग्राफी के अंदर वो है कंट्रीज की ज्योग्राफी। लेट्स सपोज चाइना को आप पढ़ रहे हैं। मैं चाइना की मैं पूरे पूरे 7 के 7 कॉन्टिनेंट की आपको पढ़ाऊंगा। 6 कॉन्टिनेंट पढ़ाऊंगा, सातवां तो उसमें है कुछ नहीं पढ़ाने वाला, थोड़ा पता है। 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं? एशिया से हम स्टार्ट करेंगे। एशिया की इची बिची निकाल लें पहले, थोड़ी सी हिस्ट्री। उसके बाद एशिया के अंदर जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं और जितने भी कंट्रीज हैं, 48 के 48 कंट्रीज। साउथ एशिया से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, साउथ एशिया से एमबीबीएस पेन ये सारे कंट्रीज मिला के फिर हम साउथ ईस्ट एशिया की तरफ निकल जाएंगे, जिसमें फिलीपीन, थाईलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया है, कंबोडिया है, लाओस है, और आपका मलेशिया, बर्मा, ब्रुनाई और सिंगापुर वगैरह हो गए। इसी तरह से आपका इसी तरह से आपका सेंट्रल एशिया है, उसको हम देखेंगे। जितने भी तान हैं, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान तो साउथ एशिया में आता है, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है जी, और कजाकिस्तान, अजबकिस्तान, ये सारे पढ़ के उसके बाद इस तरह से हम जाएंगे वेस्ट एशिया की तरफ, जिसमें सारे का सारा मिडिल ईस्ट पड़ा हुआ है। उनको पढ़ेंगे हम डिटेल में। और फिर हम जाएंगे ईस्ट एशिया की तरफ, फिर हम जाएंगे नॉर्थ की तरफ। अच्छा, लेट्स सपोज पाकिस्तान तो हम पढ़ लेंगे। चाइना पढ़ा रहा हूँ, चाइना में क्या क्या चीजें होंगी। पहली बात, हम डिस्कस करेंगे बॉर्डर्स को। बॉर्डर्स जितने भी आपकी चाइना के साथ बॉर्डर कंट्रीज हैं उन सबको हम पढ़ेंगे। इसी तरह जितने भी चाइना के लेक्स, चाइना के पासेस, चाइना की माउंटेन्स, चाइना के डेजर्ट्स, चाइना की खुफिया एजेंसी, चाइना की पार्लियामेंट, चाइना की जो 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 सर्विस है, एयर सर्विस या एयरलाइंस, उनको हम देखेंगे। उनके मेजर न्यूज़पेपर देखेंगे, फेमस उनकी पर्सनालिटीज को देखेंगे, फेमस स्ट्रीट्स को देखेंगे। चाइना के अंदर कम्युनिज्म, उसकी फेमस पर्सनालिटीज, कब कौन कौन आए, किस किस ने क्या क्या वहाँ पे रिफॉर्म्स की। चाइना की मेजर इंडस्ट्रीज, सबसे पहले चाइना ने क्या क्या बनाया, और सबसे पहले चाइना सबसे सबसे ज्यादा क्या क्या है जिसमें चाइना सबसे टॉप पे है। तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं ये चाइना की ज्योग्राफी के अंदर आ जाता है। उसकी वॉर्स, उसके डिस्प्यूट्स, उसकी टेरिटोरियल एरियाज और उसके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, उनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे हिस्ट्री में। तो ये इसी तरह से हर मुल्क की हमने हिस्ट्री को ऐसे पढ़ना है, ज्योग्राफी को ऐसे पढ़ना है, ताकि कुछ बाकी बचे ही ना, कुछ रहे ही ना पीछे। ठीक है जी, तो ये इसी तरह दूसरे मुल्कों के ऊपर जाएंगे, वो भी ऐसे हम पढ़ेंगे। जिसकी ज्यादा होगी ज्यादा पढ़ेंगे, जिसकी कम हो कम पढ़ेंगे। यूरोप है तो यूरोप में मैग्ना कार्टा से स्टार्ट करेंगे। इनलाइटनमेंट, रेनेसांस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, रशियन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, फिर वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर, लीग ऑफ नेशन से पहले, फिर यूएन बनी, फिर यूरोपीय यूनियन। तो बड़ा कुछ है, वो वहां से पढ़ेंगे। ब्रेग्जिट मैथ, लाइक वाइज एक एक मुल्क को, यूरोप के जो एक एक मुल्क है हम उनको भी डिटेल में पढ़ेंगे। और पीछे क्या रह गया है, हिस्ट्री ऐसे ही हमने ज्योग्राफी उड़ा देनी है पूरी दुनिया की। कंप्यूटर रहता है और इंग्लिश और उर्दू रहते हैं। जो आपका कंप्यूटर है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले हमने एब्रीवेशंस करनी होती हैं। फिर हमने एब्रीवेशंस करने के बाद कंप्यूटर में हमने उसकी जो हार्ड डिस्क, जो उसका हार्डवेयर है और जो उसका सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का, हमने उसको थॉरोली स्टडी करना है। उसके कंपोनेंट्स को देखना है, कंप्यूटर में बना किसकी चीज है, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, उसके स्कैनर्स कौन कौन से हैं, उसके प्रिंटर्स, उसके टाइप्स, पेपर में बड़ा कुछ पूछता होता है। वहां से जाते जाते फिर उसकी जो मेमोरीज हैं कंप्यूटर की, हम उनके ऊपर बात करेंगे। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, हम उनके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा और बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, हम उनके ऊपर बात करेंगे। इंटरनेट है, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है जी, और जो हमारा क्या कहते हैं, विंडोज है, सॉफ्टवेयर है, उनको हम देखेंगे, सॉफ्टवेयर वगैरह को जितने भी इस वक्त हैं, इस वक्त चल रहे हैं। और उसके अलावा हम जो जो 3 मेजर हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल और PPT पावर पॉइंट, उन तीनों चीजों को हमने पढ़ना है, बड़ी डिटेल में डिस्कस करना है हमने। ठीक है जी, बहुत ज्यादा डीपली और डिटेल के अंदर हमने उनको डिस्कस करना है। तो उन तीनों को हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस करना है। लाइक वाइज
हम्म, मतलब कंप्यूटर का भी हमने कुछ नहीं छोड़ना इंशाल्लाह। उसके एमसीक्यूज हो गए, एग्जाम बेटा से बहुत कुछ आता है कंप्यूटर के अंदर, वहां से भी हम, उसके भी मैं एमसीक्यूज आपसे शेयर कर दूंगा। मतलब जो जो कुछ भी कंप्यूटर के अंदर है वो हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आ जाती है आपकी इंग्लिश और आपकी उर्दू। इंग्लिश में भाई पहली बात तो यह है कि कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि इंग्लिश में लोगों को थोड़ी सी मुश्किल लगती होती हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजीज, उन बेसिक टर्मिनोलॉजीज को हम पहले पढ़ेंगे सबसे पहले, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। उसके बाद फिर हम थोड़ा बहुत टेंसेस को देखेंगे, टेंसेस लाजमी है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट थोड़ा बहुत उसका मैं हवाला दूंगा। प्रपोजिशन हम तमाम के तमाम पढ़ेंगे। ठीक है जी। उसके बाद ग्रामर के अंदर हम देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव, वो भी हम डिस्कस करते हुए जाएंगे। सिंपल कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस हैं, उनको भी हम देखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद प्रोवर्ब्स हैं, कुछ इडियम्स हैं। ठीक है जी, उनको भी हम देखेंगे। तो ये इस तरह से इंग्लिश है, इंग्लिश भी हम इस तरह से इंशाल्लाह कर लेंगे। और एनालॉजीज को भी मैं बता दूंगा। लाइक वाइज उसके बाद आ जाता है उर्दू। उर्दू बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत अहम सब्जेक्ट है उर्दू। उर्दू के अंदर जो चीजें करने वाली हैं वो तो एक तो ग्रामर का। पहले तो उर्दू का तारुफ मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा कि उर्दू है क्या चीज। उसके फेमस पर्सनालिटीज कौन कौन सी हैं, और उसके जो बहुत ज्यादा ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, मैं आपको उसके उनके बारे में बताऊंगा। ठीक हो गया। वो तकरीबन कोई 50 के करीब हम पढ़ लेंगे उन सबको। लाइक वाइज उसके बाद फिर हम जाएंगे उर्दू ग्रामर की तरफ। जो सर्फ है और जो नहू है, उसको हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। उर्दू की तमाम चीज़ों को, एक एक चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए। इसी तरह उर्दू के अंदर जो गलत जुमलों की दुरुस्ती है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। कुछ प्रोवर्ब्स हैं, मुहावरतें हैं, कहावतें हैं, उनको हम देखेंगे। और इसी तरह से जो उर्दू का मेजर पार्ट है वो तो ग्रामर है। जब हमने ग्रामर को किया तो फिर हम टेंसेस की तरफ भी चले जाएंगे। उर्दू के टेंसेस भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है जी, तीनों के तीनों, फेल, हाल और मुस्तकबिल। और बस उर्दू खत्म। उर्दू को हल्का ना समझे, बहुत लेंथी है। फिर किताबें, किताबों के मुसन्निफ। ठीक है, और इस तरह से वो भी सारा टॉपिक लंबा चौड़ा है उर्दू के अंदर। तो दुनिया की जितनी भी डिस्कवरीज हैं, बुक्स हैं, ऑथर्स हैं, आप मुझसे कुछ भी पूछे। मैंने तो इतनी ज्यादा याद की थी सीएसएस के एग्जाम में और पीएमएस के एग्जाम में, कि हर पेपर में, हर क्वेश्चन में मैं कोई 10 10 8 8 किताबों का हवाला ऐसे ही दे देता था। भले वो पढ़ी हुई ना हो, आपको सिर्फ नाम याद हो कि जी फिलहाल बुक में ऑथर ये कहता है कि, बाकी आप खुद से बना के डाल दें उस टॉपिक से रिलेटेड। स्टूडेंट से जाके वेरीफाई करना है। ये हो कि अगर आईटी की कोटेशन आप डाल रहे हैं तो आपको पता हो ये आईटी की जेफ बेजोस, बिल गेट्स, आपका आपका स्टीव जॉब्स, आपका जुकरबर्ग, इन लोगों ने बात की है। आप ये नहीं कहें कि जी आईटी के बारे में महात्मा गौतम बुद्धा ने ये कहा था। नो, इज रॉन्ग। वो थोड़ा सा ख्याल करना होता है। तो किताबों के नाम और ऑथर्स तो वैसे ही आपको पता होना चाहिए। ये यस, अनफॉर्चुनेटली वो मेरे कोई आए थे 676 नंबर, और ऐसे रह गया था। उसके बाद कभी दोबारा देने का मौका ही नहीं मिला। पीएमएस हो गया था। पीएमएस अपने सूबे में सबसे प्राइम सर्विस है और सबसे बेहतरीन सर्विस है सूबाई सर्विस में। वो जरा फेडरल सर्विस है। उसमें पहले 5 साल आप बाहर रहते हैं, सूबे से बाहर सर्व करते हैं। इसमें आप हमेशा सूबे में ही रहते हैं। अगर बाहर जाना चाहते हैं डेपुटेशन पे जा सकते हैं। लाइव थे, यस। तो ये है जीके की स्ट्रेटजी, जीके को पढ़ने की। मैं तो पढ़ाता हूँ बड़ी डिटेल में, डिस्क्रिप्शन उसकी बता के, बड़ी कनेक्ट करके डॉट्स को थॉरोली, और एक एक टॉपिक के ऊपर बड़ा काम करके उसके बाद इस तरह से। नहीं नहीं, आउट ऑफ कंट्री नहीं, सूबे से बाहर। लेट्स फॉर इफ आई हैव द डोमिसाइल ऑफ पंजाब, और इफ आई हैव बीन एलोकेटेड टू, लेट्स सपोज पास। ठीक है जी। तो फर्स्ट 5 years आई हैव टू सर्व इन अनदर प्रोविंस। रमजान में क्लासेस की टाइमिंग होंगी 9:30 से 11 या 11:30, क्योंकि रमजान में देखिए ना, आप सारा दिन आप लोग फ्री होंगे। सारा दिन सोए, रोजा रखें, रात को आप जागते हैं नॉर्मली। ठीक है, तरावी तक तो लोग वैसे तरावी के बाद फजर तक तो लोग वैसे जाग रहे होते हैं ना। तो 9:30 से 11:30 बेस्ट टाइमिंग है। एडमन से कांटेक्ट कर लें किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए।
कोई सवाल है तो आप मुझसे बता सकते हैं। पेपर्स एक्सपेक्टेड हैं अगस्त सितंबर में पीएमएस के, रूमर्स तो ये आ रहे हैं। लिख के याद करने हैं, जो जो मैं पढ़ाऊंगा आपको वो याद होने चाहिए, और वो तभी होगा जब आप खुद लिखेंगे। मैं बिल्कुल रोजे रखूंगा। इस दफा तो मैं सोचा हुआ है कि अपना वेट शेट भी कम करना है, तो डाइटिंग अच्छी, अच्छा, रमजान नेकियां भी हैं और अच्छी सेहत भी हो जाती है इंसान की। मैक्सिमम नेकियों का फायदा उठाएं, रोजे रखें, नमाजें पढ़ें। कोई नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के बारे में भूल जाएं, जो रिकॉर्डेड लेक्चर जो मांगते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ठीक है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो आप लोग का ही ना करें। कभी कभार होता है, मिस हो गया तो दे दिया, अदरवाइज रोज की रूटीन तो नहीं है ना। नोट्स भी नहीं। ये पीएमएस का ही तो है, जीके का। यस। मेरे पीएमएस में पिछले जो सेशन था उसमें 2021 22 के जो पीएमएस था उसमें 72 82 क्वेश्चन थे मेरे, तो शेयर भी हुए हैं, लगे हुए हैं। एग्जैक्ट इसी बैच जो आप लोगों को पढ़ाता हूँ वहां से एग्जैक्ट पेपर में आए हुए थे। तो मेरे एक स्टूडेंट है, उसने 70 नंबर भी लिया हुआ है जीके में, मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया था। पीएमएस के जीके में 70 नंबर लिया हुआ है। वो उसने ज्यादा मेहनत की है, पढ़ा है उसने जितना मैंने पढ़ाया था। नोट्स बन जाते हैं यार, आप लोग इतना, आप लोगों ने ना अपना स्कोप बिल्कुल छोटा सा कर लिया है कि हम इंसान तो कुछ कर ही नहीं सकते। भाई क्यों नहीं कुछ कर सकते यार? ये सबका सबका पीएमएस, और सबके ये सिर्फ पीएमएस का जीके नहीं, ओवरऑल सबको टारगेट करता है। यार अपनी ना, मेरी बात सुने, आप अपनी सोच को बड़ा रखें। आप ये ना सोचें कि मैं तो बस इतना सा करूंगा, दो एक पेज करूंगा उसके बाद कहानी खत्म। आप ये ना कहें कि मेरे पास एक दो पेज हैं और ये मैं पढ़ूंगा और उसके बाद कहानी खत्म। नो। क्यों? हम सारा दिन दफ्तरों में बैठ के इतनी ज्यादा कुछ पढ़ते हैं, आपकी सोच है, इतना ज्यादा लिखते हैं, टाइप करते हैं, आपकी सोच है। हम तो आप डबल ट्रिपल काम करते हैं। तो ये निकम्मी सोच नहीं अपनानी, निकम्मी अपनानी है घर बैठ जाए, फिर पढ़ाई छढ़ाई ना करें, आप छोड़ दें, आपका काम ही नहीं है। नौकरी ऐसे नहीं मिलती, नौकरी करने के लिए, लेने के लिए आप कम से कम 6 7 8 घंटे पढ़ें आप रोजाना, और डट के पढ़ें। और ये ना सोचें कि मैं एलोकेट नहीं हूंगा, ये ना सोचें कि मैं सरेंडर कर दूंगा, ये ना सोचें कि मुझे रिश्तेदार ताने मारेंगे और मैं चुप करके बैठ जाऊंगा, और मैं, वो जो कहेंगे बस मेरी कैपेसिटी उधर तक खत्म है। नो, गिव देम शट कॉल। ग्रो करें अपने आप को डेली के बेसिस पे। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट तभी होगा जब आप मैक्सिमम तैयारी करेंगे। और वो कैसे होगा? जब आप डेली की बेसिस पे मेहनत करेंगे। आज इतना पढ़ा, लेट्स सपोज आज आपने कोई एक सब्जेक्ट के कोई, आप टारगेट कर लेना पाकिस्तान अफेयर्स का, लेट्स सपोज प्री पार्टीशन का आधा है, आज आधा कर लिया, या उससे कम, चार इसमें डिवाइड कर लें, 4 दिनों में पड़का के साइड पे मारें। पोस्ट पार्टीशन की 5 6 लेक्चर, 5 6 दिनों में उसको साइड पे टारगेट। ये सोच नहीं, मैं किसी अपने स्टूडेंट की एक भी सोच ना देखूं कि सर मैं नहीं कर सकता। ये बहुत घटिया तरीन और गलत तरीन सोच है जो ये है कि मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि जो आप लोग एवं ही खाम खा डिमोरलाइज होकर बैठ जाते हैं। क्या है, खा जाएगी पीएमएससी के साथ? क्या बड़ी बला चीज है? हम लोग कोई खिलाई मखलूक हैं, आसमान से उतरे हुए हैं? वी आर कॉमन पीपल यार। नहीं, मैं, बात गुस्से की नहीं है, बात यह है कि एटलीस्ट मुझे इस उम्र में भी अगर आप लोग पढ़ाई से डरे ना कि यार वो तो एक पहाड़ है, तो बस यार फिर आप घर पे चूड़ियां पहन के फिर बैठ जाए बंदा। डरते क्यों हो यार? डर को खत्म करो ना। कैसे खत्म होगा? फेयर कैसे खत्म होगा? जब उस चीज के अंदर घुसोगे तब खत्म होगा ना। और वो कैसे घुसोगे आप? जब मेहनत करोगे, जब किताब खोल के पढ़ोगे, उसमें बढ़ जाओगे, अंदर तक चले जाओगे, उसमें डेली की बेसिस पे पढ़ोगे, टारगेट सेट करोगे आप, तब आपका फेयर दूर होगा कि यार आप, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा आपका अपने ऊपर।
आपकी जितनी अच्छी तैयारी होती जाएगी उतना ही अच्छा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा, आप पास पेपर्स खा जाएंगे, आप कहेंगे यार ये तो मसले कोई नहीं है मेरे लिए। मैराथन की जो रेस जीतते हैं ना, उनसे जाके पूछेंगे 200 मीटर की रेस के लिए पीछे कितने सालों की स्ट्रगल होती है, कितनी मेहनत होती है, कितनी रेसें लगती हैं। एम नहीं कि 2 सेकंड में जो है ना जी, 20-30 सेकंड के अंदर वो क्लियर कर जाते हैं, 10 सेकंड में वो उसको दौड़ को जीत जाते हैं। नो, हैव अ बिगर विजन। आप बड़ा गोल रखेंगे, सेट करेंगे तो वहां पे पहुंच पाएंगे ना। अगर आपकी छोटी सोच है कि 14वें ग्रेड वाली सीट लेनी है, 17वें नहीं लेनी, 17वां हमसे है ही दूर, तो वो वाकई दूर रहेगा फिर। अगर आपकी सोच ये होगी कि नहीं मैंने जाने 17 के ऊपर है और 17 पे मैंने जाके लेनी है वो सीट, आप ले लेंगे, मसले ही कोई नहीं, आप ले लेंगे। कोई सिफारिश नहीं चलती, कोई किसी का पुप्पी का चाचे का पुत्र कोई एवं झूठ बोलता है जो लोग कहते हैं सिफारिश चलती है, पैसा चलता है, कुछ नहीं चलता। चलता है आपका मेरिट, चलता है, चलता है तो आपकी मेहनत चलती है और अल्लाह का करम चलता है। तो ये ध्यान जहन में आपकी चीजें नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी कि जी हम ये सारा सिस्टम बेकार है। नो, सिस्टम को गाली ना दें, खुद को चेक करें, अपने गिरेबान में झांकें, देखें कि मैंने क्या किया है, क्या मैंने वाकई सीरियस होकर पढ़ा है। मैं आपको गारंटी देता हूँ 6 महीने चिल्ला काटें, बैठ के पढ़ें, 6 महीने ना है। 6 महीने के बाद अगर आपको सक्सेस ना मिले, मैं बैठा हूँ, आके आके मुझे पकड़े फिर। लेकिन पढ़े वो जिस तरह की मेहनत होती है, मुझे दिखाएं। मेरे ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं, मैं देखता हूँ हैरान हो जाता हूँ, मेरा लेक्चर नोट करते करते एक स्टूडेंट के पास इतना बड़ा बंडल बन गया नोट्स का, इतना बड़ा बंडल, और उसने मुझे दिखाया, मेरे पास पिक्चर भी है। ठीक है, और वो स्टूडेंट यूं फिर एलोकेट होते हैं, वो टॉप भी कर जाते हैं। जब आते हैं कख भी नहीं पता होता कि है क्या, करना क्या है। तो अगर वो लोग कर सकते हैं और हम लोग कर सकते हैं, तो आप में क्या कमी है। आप लोग सिर्फ बात है प्रायोरिटाइज करने की और डरने की। आप अगर उसको लाइट लेंगे, लेक्चर डेली मिस कर दिया, चलो चलो दफा करो, बच्चियों में लगे रहे, गर्लफ्रेंड्स में लगे रहे, लड़कों में लगे रहे, लड़कियां लड़कों में, लड़के लड़कों में लगे रहे, और कोई इधर उधर नॉन सीरियस होके करते रहे, तो बस फिर हो गया काम, फिर आप घर पे बैठ जाए, फिर आप पढ़े ही ना। तो देखिए, अगर आपने कोई इज्जत करवानी है मास्टर में, आजकल दुनिया बहुत ऊपर चली गई है, और उसको सलूट करते हैं जिसके पास या तो पैसा या पावर है। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। उसके बाद दुनिया किसी को सलाम भी नहीं करती। ठीक है, गरीब से गरीब भी तरीन भी होगा ना, वो तभी आपको सलूट करेगा जब आपके हाथ में ये दो चीजें होंगी। ठीक है, तो ये दुनिया की रियलिटी है। या तो आप अच्छे बिजनेसमैन बन जाएं बहुत अच्छे, या आप अच्छे ऑफिसर बन जाएं। पावर का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के ऊपर यूज करें, गलत पावर यूज करें। पावर का मतलब ये है कि आप लोगों को इंसाफ दे सकें, आप लोगों की से बन सकें, आप लोगों की बात सुने, उनके मसाइल को हल करें, आप उनके उनके दर्द को फील करें। ठीक है, तो यस, इट वुड बी वेरी इनफ इंशाल्लाह। शादी जॉब शॉब के चक्करों में ना पड़ो, पहले नौकरी लो उसके बाद करो। ठीक है, और जॉब के चक्कर, जो बंदा अफोर्ड कर सकता है पढ़ाई को, वो कभी भी नौकरी ना करे। नौकरी का मतलब के प्राइवेट जॉब, ठीक है ना, बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से बैठे, चिल्ला काटें, पढ़ाई करें, दिन में 6-7 घंटे टिक के पढ़ें। मेरा बैचमेट था, मेरा रूममेट था, मेरे पास तो एक सेपरेट रूम था, उसका अलग रूम था, लेकिन हम इकट्ठे ज्यादातर टाइम स्पेंड करते थे। आई वुड लव टू नेम हिम, तैमूर खान इज माई बेस्ट फ्रेंड। वो बंदा सुबह 8 बजे उठता था और रात 8 बजे तक उधर ही उसी उसी बेड के ऊपर हिलता नहीं था वो उस बेड से। सिर्फ नमाज पढ़नी और खाना खाना, बस। और वो बड़ा टाइम नमाज पढ़ी, ठक करके फिर दोबारा किताब उठा ली, और मैं उसको कहता था यार तैमूर बाहर चलें, कुछ खाएं पिए कुछ, और थोड़ी सी आज दिमाग फ्रेश करें। वो कहता नहीं भाई। ठीक है, उससे मैंने बड़ा कुछ सीखा। फिर मैंने जब बैठ के चिल्ले काटने शुरू की, एवं नहीं जो मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ, एवं नहीं होती चीजें, हमें याद या उस पर मेहनत होती है उसके पीछे। तो वो फिर बन गया, उसके बाद फिर मैं भी बन गया, अल्लाह का शुक्र था। तो चिल्ले काटने पड़ते हैं, सीरियस होना पड़ता है। जब तक आप लोग नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं बन पाएगा। फिर आप लोग आपके ऊपर हंसते फिरेंगे कि देखो बड़ा हो गया है, माँ बाप का खर्चा पैसा जाए करवा रहा है, सारा कुछ करवा रहा है। लोग बड़े बड़े लोग, बहुत पहुंची हुई चीजें हैं। आप लोगों को ना अंडर एस्टिमेट करें, वो आपको हमेशा टॉन्ट करेंगे एंड गिव देम शट अप कॉल। कोई आपकी एफर्ट्स को नहीं देखेगा कि आपने कितना सफर किया है जाके उधर। आपको ये लोग आपकी देखेंगे सिर्फ रिजल्ट्स को। ठीक है, और रिजल्ट्स कैसे आते हैं, घर पे ऐसे बैठ के नहीं आ जाते कि आज किताब खोली तो 2 दिन बाद खोलेंगे, आज थोड़ा सा पढ़ा चलो यार कल पे। नो, यू शुड बी वेरी कमिटेड विद योर स्टडीज।
नो इफ्स एंड बट्स, कोई दूसरे तीसरे काम नहीं, ये करना है थे, लग जाओ, पीछे पै जाओ। पैशन जो है ना, इश्क क्या है, पैशन है, और तो कोई चीज है ही नहीं। तो जब आप पैशन में चले जाते हैं ना कि नहीं मुझे वो चीज चाहिए, और एक आप ट्रेडमार्क, एक बात सेट कर देते हैं, आप उस पर पहुंच जाते हैं। स्लो एंड स्टडी, डेली मेहनत करें। मैं ये नहीं कहता, मैं कंसीडर मी एज योर एल्डर ब्रदर। मैं आप लोगों को एडवाइस दे रहा हूँ यार, मुझे दुख होता है इस उम्र के नौजवान बेरोजगार, टेस्ट देने जाते थे, लाइनें लाइनें होती थी, हजारों लोग लाइन में लगे हुए हैं। वजह क्या है, पढ़ने को नहीं, नॉन सीरियस माँ बाप दा पैसा आराम कर दे पाए, हॉस्टल्स में जाके पता नहीं, उसके बाद सारा दिन याशियां, लड़कियां भी लड़के भी, मेजोरिटी मेजोरिटी तो नहीं, लेकिन देखा ही, जो सीरियस होके पढ़ते हैं वो निकल जाते हैं। मैंने उनको कभी मार खाते हुए नहीं देखा, कभी फेल होते हुए नहीं देखा। तो आप सबसे पहला काम यही करें कि चिल्ला काटें, बैठें, पढ़ें, मेहनत करें, रिजल्ट जनरेट करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।